प्रस्ताव देश भर में हो रहे सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री का जताया गया आभार। आज प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। 2024 के लोकसभा में पाकिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया वैश्विक आतंकवादी। हाफिज सईद के रिश्तेदार मक्की पर भारत में आतंकी हमलों की योजना बनाने, अवैध फंडिंग और युवाओं को उकसाने के आरोप। पुणे में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन 4 अलग अलग सत्र में बुनियादी ढांचे में निवेश के तमाम पहलुओं पर बातचीत। भोपाल में थिंक 20 की बैठक में दुनिया भर के विशेषज्ञ शामिल। कल से तिरुवनंतपुरम में होगी स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक। आज से 23 जनवरी तक देश भर में आइकॉनिक इवेंट सप्ताह। आजादी के 75 साल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर गृह मंत्रालय की ओर से होंगे कई कार्यक्रम। पोर्ट ब्लेयर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगा समापन। भुवनेश्वर में आज हॉकी वर्ल्ड कप में होंगे 2 अहम मुकाबले। पूल बी में जर्मनी, बेल्जियम और जापान, कोरिया के बीच भिड़ंत। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज जोकोविच खेलेंगे पहले दौर का मैच। नडाल, मेदवेदेव और सित्सिपास सहित कई दिग्गज खिलाड़ियों ने बनाई अगले दौर में जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री बैठक में शामिल हैं। आज की बैठक का केंद्र प्रधानमंत्री का भाषण है, जब वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। लेकिन उससे पहले आज देवेंद्र फडणवीस ने सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें देश भर में हो रहे सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया गया। अब प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ बैठक का समापन हो जाएगा और पार्टी एक नए जोश और उत्साह के साथ काम करने में जुट जाएगी। तो आज देखना होगा कि बीजेपी की सबसे लोकप्रिय चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पार्टी कैडर को क्या संदेश देते हैं। कार्यकारिणी जिस जगह हो रही है वहां अलग अलग 6 थीम्स पर बीजेपी ने प्रदर्शनी लगाई है। ये प्रदर्शनी केंद्र सरकार की योजनाओं का एक आईना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एनडीएमसी सम्मेलन केंद्र में हो रही है और इसी जगह पर बीजेपी ने प्रदर्शनी लगाई है 6 थीम पर आधारित। हम देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में सुशासन सर्वप्रथम और इस तरह से अलग अलग थीम पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर जो आगे बढ़ रहा है, आतंकी घटनाओं की वहां पर कमी हो रही है, मुस्लिम महिलाओं की खुशहाली के लिए जो काम किया गया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग थीम पर कुल 6 थीम है जिस पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है। आप हमारे बाईं तरफ देखिए, विश्व गुरु भारत। दुनिया भर में जो भारत की पहचान जो मजबूत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम जानते हैं कि जिस तरह से वैश्विक संकट में मददगार बना है भारत, उसका जिक्र है। जिस तरह से दुनिया भर में भारत की तारीफ हुई है, हमने संकट के दौरान दुनिया भर की मदद की है। युद्धग्रस्त जब यूक्रेन से वापस जब भारतीय नागरिकों को लाया गया, योग की महिमा जो चारों तरफ हुई है, इस तरह से हम G20 में जानते हैं कि भारत को अध्यक्षता मिली है। तमाम जो प्रयास हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उसको इन प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया और प्रदर्शनी देखने भी जो नेता हैं वो यहाँ आ रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग आए हैं। सेवा, संगठन और समर्पण बीजेपी सरकार का मंत्र है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करना है, सेवा का काम करना है। पार्टी संगठन उसके लिए हमेशा आगे काम करती है, सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ काम करना है। तो उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया गया और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि प्रदर्शनी में दरअसल जो चीजें दर्शाई गई हैं, जो बातें कही गई हैं, उस संदेश को जनता तक ले जाना है। जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं, ये अपने अपने राज्यों में जब जाएंगे, वहां प्रदर्शनी की जो 6 थीम है, जिसमें विश्व गुरु भारत है, सुशासन सर्वप्रथम है, सेवा, संगठन, समर्पण है और जो बाकी थीम है, उसके संदेश को जनता तक ले जाएंगे कि बीजेपी सरकारें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों की सरकार किस तरह से जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, जिससे भारत की जो स्थिति है
जो भारत का गौरव है वो ऊंचा हुआ है, दुनिया भर में भारत की पहचान और मजबूत से उभरी है। कैमरामैन आलोक के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित। G20 की हर एक खबर देश के अलग अलग शहरों से हर पल डीडी न्यूज पर। सारा गोरा लोग को मिला दिया तो मुट्ठी भर भी नहीं होगा। उनके पास ताकत है, बंदूक भी है। बंदूक का एक परेशानी आवाज बहुत करता है, लेकिन संताली के हाथ से निकला हुआ कमान और कमान से निकला तीर चुपचाप शिकार करता है। कि आज तुमका गोरा छीनो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। जिस तरह से हम आपको बताए थे कि जो भाजपा की कार्यकारिणी की दूसरी बैठक है, जिसमें अभी कुछ ही देर पहले आर्थिक प्रस्ताव पेश किया गया, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिसका जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे कि किस तरह से जो राजनीतिक प्रस्ताव है वो कल पेश किया गया था, और अभी कुछ ही देर पहले देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने आर्थिक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें जो सर्वांगीण विकास किया गया है राज्यों का उसके बारे में जिक्र किया गया है। उस लिहाज से आज का दिन काफी अहम। ये देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जो आर्थिक प्रस्ताव, आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव पेश किया गया, उसमें इस बात को रेखांकित किया गया है कि बीते 8 वर्षों में समावेशी विकास के रास्ते पर मोदी सरकार आगे बढ़ी है। और जो सबसे पहले कहा था प्रधानमंत्री ने कि सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर सरकार आगे बढ़ेगी, तो ये सुनिश्चित किया गया है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है, जो वंचित व्यक्ति है, जो अनुसूचित जाति जनजाति से लोग हैं, उनके कल्याण पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। और उस दिशा में आगे बढ़ती हुई सरकार दिखी है। जब कोरोना की चुनौतियां आई तो किस तरह से कोई भूखा न सोए इसकी चिंता की गई और सुनिश्चित किया गया कि उन्हें मुफ्त अनाज अतिरिक्त मुहैया कराया जाए। हमने देखा कि स्वदेशी टीका उपलब्ध कराया गया और कोरोना की चुनौतियों से जिस तरह से भारत सफलतापूर्वक सामना भारत ने किया, दुनिया भर ने उसको देखा। डिजिटल पेमेंट में हम अगुआ बने हैं, दुनिया हमारी उस सफलता को देख रही है। आज हम तेजी से हमारी जो जीडीपी है वो आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ तमाम वो सफलताएं जिसमें युवाओं को अवसर मिल रहे हैं, एकलव्य विद्यालय के जरिए वनवासियों के बच्चों, लड़कियों और लड़कों को बढ़िया शिक्षा मिले, उस दिशा में काम हो रहा है। तो दरअसल सर्वांगीण विकास के रास्ते पर जो आगे बढ़ा गया है, जो उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है आर्थिक मोर्चे पर और समावेशी विकास के मोर्चे पर, उसका विस्तार से जिक्र आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव में किया गया। और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज देश तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि इसमें गरीबों की चिंता की गई है,
युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। आज युवा जॉब क्रिएटर बन रहे हैं, रोजगार देने वाले बन रहे हैं, और इसके साथ साथ दुनिया देख रही है कि भारत में किस तरह से एक स्टार्टअप इकोसिस्टम आया है। जो आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव आया, इसमें G20 के सफल नेतृत्व को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ भी की गई है। G20 को लेकर एक अलग से प्रस्ताव आएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर उस प्रस्ताव को पेश करेंगे और बताएंगे उन उपलब्धियों के बारे में जो भारत की अगुवाई में हासिल की जा रही है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि जो दूसरे दिन का जो पहला सत्र था, उसमें आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव रखा गया, उसे पारित किया गया। इसके बाद G20 को लेकर एक विशेष सत्र है, और कुछ राज्यों को लेकर जो बाकी बचे चुनाव वाले राज्य हैं, कल 4 राज्यों पर चर्चा हुई थी, बाकी 5 राज्यों पर चर्चा है, और अंत में समापन सत्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ वो खत्म होगा, और उससे पहले अध्यक्षीय एक टिप्पणी होती है कि दिन भर जो हुआ 2 दिनों में, उसका एक संक्षिप्त विवरण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने रखेंगे। बिल्कुल, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि जिस तरह से जो सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पेश किया गया है, किसी भी क्षेत्र को ना छोड़ा जाए, बल्कि सभी को मुख्य धारा में शामिल करके इस प्रस्ताव को पेश किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी पर काशी के धार्मिक संस्थान और काशी के विद्वानों में नाराजगी है। इन विद्वानों में गोस्वामी तुलसीदास के वंशज भी शामिल हैं, जिनका मानना है कि इसे सही तरीके से पढ़ने और समझने की जरूरत है। देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि रामचरितमानस गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो मुगल काल था, और वो भारत के लिए कहिए तो वो बहुत ही कठिन समय था, और उसमें दुनिया भर के झंझावत, लोग अपने धर्म से भागना शुरू किए, इधर उधर कन्वर्जन, कितने दिक्कत सब हुए थे। उस समय गोस्वामी जी ने ये रामचरितमानस लिखा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम तो कहेंगे कि रामचरितमानस आपको खूब जम के पढ़ना चाहिए, और बिना पढ़े उसका ऐसे मतलब उतावला हो के आप किसी हेतु से उसके उटपटांग अर्थ न लगाएं। इस ग्रंथ में कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप किसी का अनादर करिए, और अगर इस तरह की बात अगर हो रही है तो हम समझते हैं कि उनको रामचरितमानस थोड़ा ठीक से पढ़ना चाहिए, और किसी विद्वान के साथ पढ़ना चाहिए जो कि उनको उसका अर्थ बताए। मानव मात्र के उद्धार के लिए शास्त्रोक्त पद्धति के द्वारा संचलन हेतु निर्माण किया गया। यह किसी वर्ग विशेष को गिराने की दृष्टि से या किसी वर्ग विशेष को उठाने की दृष्टि से ये शास्त्र विरचित नहीं है। शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण वर्तमान युग में कुछ वादिगण उसके अर्थ का अनर्थ करते हैं, ये उनके अल्पज्ञता का सूचक है। तुलसीदास जी के दृष्टि में समस्त मानव मात्र के प्रति भगवान की कृपा होती है। सबकी उद्धार की कामना से उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया है। कि जिस समय शैव और वैष्णव इन दोनों का घोर विवाद चल रहा था, तो उसमें समन्वय स्थापित करने का कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। इसलिए उनके द्वारा कुछ लिखे हुए वक्तव्य को किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण मानना, ये निश्चित रूप से कहीं कहीं अपनी अल्पज्ञता को ही व्यक्त करता है। भले ही देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या घट रही है, लेकिन कई राज्य सरकारें इस वायरस को लेकर काफी सक्रिय हैं और सतर्कता बरत रही हैं। इसी कड़ी में केरल सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। इस आदेश में दुकानों, थिएटर और किसी भी कार्यक्रम के आयोजकों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। केरल सरकार की ओर से ये कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी के मानदंडों का भी पालन किया जाना चाहिए। देश के सभी राज्यों की तुलना में केरल में कोरोना के सक्रिय मामले सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा में मामले सक्रिय हैं। खबर मध्य प्रदेश से, जहां आज G20 के अंतर्गत थिंक 20 समूह की 2 दिनों की बैठक का आज आखिरी दिन और आज भी कई महत्वपूर्ण सत्र हो रहे हैं। 2 दिन की बैठक में दुनिया भर के मंत्री और विषय विशेषज्ञ वैश्विक सुशासन और पर्यावरण की अनुकूल जीवन शैली, नैतिक मूल्यों और शुभता के संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं।
थिंक 20 सम्मेलन का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। इसके अलावा बैठक में शामिल मेहमान विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप का भ्रमण करेंगे। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के बडगाम में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली। सेना और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 2 आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक कोट कॉम्प्लेक्स के पास सेना और पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया था, जिसके बाद इस वाहन में सवार आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सेना और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ये दोनों आतंकी मारे गए। इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। एडीजीपी कश्मीर ने बताया कि ये दोनों हाल ही में हुई मुठभेड़ से भागने में कामयाब हो गए थे। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तौयबा के बताए जा रहे हैं। पंजाब के छात्रों में भी परीक्षा पे चर्चा को लेकर बहुत जोश और उत्साह है। पिछली बार इस आयोजन का हिस्सा बने छात्र अपने अनुभव साझा करते हुए कह रहे हैं कि उन्हें इससे बहुत सहायता मिली। मैं 11वीं कक्षा में थी तो मुझे परीक्षा पे चर्चा के लिए चुन लिया गया था। इस अवसर के दौरान मुझे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से मिलने का मौका मिला। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उनकी सिखाई हुई बातों की वजह से मुझे परीक्षा में बहुत मदद हुई। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की छात्रा ताहिरा को प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला था। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने परीक्षा और पढ़ाई को लेकर जो सुझाव दिए, उन्होंने परीक्षा के हर कदम पर ताहिरा का साथ दिया। I took part in this program Pariksha Pe Charcha on January 20, 2020. So it was a very wonderful experience for me to take part in this program in a multicultural and multi-diverse background from students from all over the India. Coordinating and receiving a talk from the Prime Minister was very wonderful. The talk was very motivative and amazing in our handling our stress and also how we cope up with our day-to-day lives. Especially it was pointed toward the teenage life. These were very helpful for us. पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के छात्र अभिमन्यु घोष देश के उन छात्रों में शामिल हैं जिन्हें प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अवसर मिल चुका है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम परीक्षा को लेकर नई समझ पैदा करता है। प्रधानमंत्री जी ने डिफरेंट वेज में एग्जाम को लेके नाना प्रकार से जो हम लोग का जो क्वेरीज थे तो उनको सॉल्व किए थे, उनको अपने भाषा में सबको इजी वे में एक्सप्लेन किए थे। तो जिसके बदौलत हम लोग का जो एग्जाम है वो अच्छा गया था क्लास 10th का। तो क्लास 10th में मेनली जब स्टार्टिंग में आए थे तो प्रधानमंत्री जी का वही सब वर्ड्स मेरे कान में आता था कि ऐसे करके सबको मैनेज करना है, ऐसे करके पढ़ना है जैसे कि इम्प्रूव हो सके हम लोग का रिजल्ट। तो इसके कारण उनके उन बातों से मेरा रिजल्ट भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ था, जैसे कि 10th में मेरा 94.6% आया था। केरल के त्रिसूर में जेनिस जैकब केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका हैं। वो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। उनका कहना है कि परीक्षा पे चर्चा से छात्रों को बहुत लाभ हुआ। I'm happy that our Prime Minister has come up with such an initiative wherein the students interact freely with our Prime Minister, putting across their views on Pariksha, that is the exam they write, which is a life-changing event for them. So let us not fear exams, because exams are not the end of life, they are the beginning. वहीं कर्नाटक में मैसूर के कई छात्र प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पहले ही शामिल हो चुके हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के साथ संवाद और उनसे गुरु मंत्र लेने का उनका अनुभव शानदार रहा। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सुझाव उन्हें बेहद मददगार लगे। Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi listens all students' questions and helps the students to relax in the study and to focus in the study. Pariksha Pe Charcha motivates the students to face the board exam, especially the national entrance exams like NEET, JEE and other things, to study with stressless mind and to feel relaxed while studying.
I have talked with Modi ji about time management and exam pressure, how to control how to manage our internal pressure and external pressure by the parents and the teachers and management, and these are our subjects were discussed in that program. वहीं हरियाणा में मेवात के छात्रों और अध्यापकों में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह है। इस कार्यक्रम में भाग ले चुके छात्र और उनके साथी इस आयोजन को लाभकारी अनुभव बता रहे हैं। वहीं अध्यापक भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की इस पहल से बच्चों को प्रेरणा मिल रही है। जब मेरे भाई का पीपीसी में नंबर आया तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि हमें भी ऐसी मेहनत करनी चाहिए और उसकी तरह आगे जाना चाहिए। अब मेरा भाई भी लगातार मेहनत कर रहा है और हम भी उसी की तरह मेहनत कर रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा का जो एक कार्यक्रम है बहुत ही जबरदस्त और फायदेमंद कार्यक्रम। अभी तक हमने इसमें देखा पिछले सालों से जैसे ये लगातार हो रहा है तो बहुत सारे बच्चों को जो एक फियर था, फोबिया था एग्जाम का, बहुत हद तक इस पर बच्चों ने ओवरकम किया। तो ये तो एक बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से, और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इस पर हमारे स्कूल के बच्चों ने भी बहुत फायदा लिया है। पीपीसी जो नरेंद्र मोदी जी का ये प्रोग्राम है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि मेवात के बच्चे इस समय दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, शून्य से शिखर पर जा रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल के कुछ स्टूडेंट्स हैं, आज शिखर पे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की छात्रा अदिति सिंह परीक्षा पे चर्चा में भाग ले चुकी हैं। अपने अनुभव को साझा करते हुए वो बताती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए टिप्स और मंत्रों से उन्हें परीक्षा में बहुत आसानी हुई। उन्होंने उस अनुभव को लाभकारी बताया। आज से 3 साल पहले दिल्ली में ऑर्गेनाइज प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा 2020 का पार्ट थी है। उसमें हमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बात करने का मौका मिला था। हम उनसे कोई भी डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते थे और जस्ट वहाँ पे राइट टाइम पे हमें मोदी जी का रिप्लाई मिल रहा था, जो कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन थे। हम अपनी पूरी क्यूरियोसिटी लेके मोदी जी के पास गए थे एंड उन्होंने हर चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड आंसर दिया, हम बहुत सेटिस्फाइड थे एक्चुअल में। एंड देन उसके बाद उन्होंने हमें आंसर करते हुए बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी अच्छी बातें बताई, लाइक डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम मार्क्स के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप ज्ञान नॉलेज के पीछे नहीं भाग रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्साइटेड हैं तो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, और नॉलेज गेन करना हमारी पढ़ने का मेन पर्पस है। हमारे मार्क्स को लेकर ही लेके जाएंगे, हमारी नॉलेज बड़ी लेती जाएगी। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया है। ये फैसला यूएनएससी की ISIL और अल-कायदा प्रतिबंध समिति ने लिया। पिछले साल भारत की ओर से लश्कर के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन चीन ने इसे रोक दिया था। इसके बाद भारत ने चीन पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। अब्दुल रहमान मक्की जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद का रिश्तेदार है, जिसे भारत में 26 नवंबर 2011 को हुए चरमपंथी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। यूएन की ओर से जारी बयान के अनुसार कल 16 जनवरी को सुरक्षा परिषद की समिति ने वैश्विक आतंकवादियों की सूची में अब्दुल रहमान मक्की का नाम शामिल किया। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में मक्की की संपत्ति को फ्रीज किया जा सकेगा और मक्की पर यात्रा सहित कई अन्य प्रतिबंध होंगे। वैसे भारत और अमेरिका पहले ही अपने अपने देश में अब्दुल रहमान मक्की को आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। मक्की पर युवाओं को कट्टरता की ओर उकसाने का आरोप है। इसके अलावा मक्की पर भारत में हमलों की योजना बनाने और अवैध फंड जुटाने के भी कई आरोप हैं। रुक करते हैं खेल की खबरों को और बात करते हैं हॉकी विश्व कप की, जहां आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पूल बी में आज दिन के पहले मैच में जापान और कोरिया की टीम आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने अब तक एक मैच खेला है, जिसमें दोनों को हार का मुंह देखना पड़ा। आज के मैच में दोनों टीमें टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल करना चाहेंगी। वहीं दूसरे मुकाबले में जर्मनी का सामना बेल्जियम से होगा। दोनों टीम आज दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेंगी। ये दोनों ही मैच भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।